हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर निधि और आज हम माइनर सब्जेक्ट सीरीज में संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं। ये है मेरा इंट्रोडक्शन। वर्तमान में मैं कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर संस्कृत विषय पढ़ा रही हूँ और ये है आपका करिकुलम, जिसमें हम संज्ञा प्रकरण, विभक्त्यर्थ जिसे कारक भी कहा जाता है, और संधि प्रकरण का एक वीडियो हम कवर कर चुके हैं। संधि प्रकरण में एक लेक्चर जिसमें हमने स्वर संधि को पढ़ा था, तो वो हम कवर कर चुके हैं पिछली बार। आज के लेक्चर में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि किसे कहते हैं और उनके भेद कौन से हैं ये पढ़ने वाले हैं। और ये है संस्कृत विषय को पढ़ने का तरीका, जिसमें आपने जो भी पढ़ा है या आप जो पढ़ रहे हैं उसको अधिक से अधिक अभ्यास करके आप उसे कंठस्थ कर सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं। ये है हमारा आज के लेक्चर का टॉपिक, जिसमें हम संधि प्रकरण पढ़ेंगे। ये संधि के लेक्चर का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम व्यंजन संधि, उसके प्रकार, विसर्ग संधि और उसके प्रकारों को पढ़ेंगे। लेकिन हम आगे चलें उससे पहले पिछले लेक्चर का क्विक रिकैप देख लेते हैं। वहाँ हमने पढ़ा था कि संधि कहते किसे हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के विषय में एक बात जो अत्यंत ध्यान रखने वाली है वो है कि संहिता के विषय में ही संधि कार्य होगा। संहिता से तात्पर्य है निकटवर्तीता, समीपता। समीपता के बिना संधि का होना संभव नहीं है। तो हमने वहां देखा था कि जैसे हिम प्लस आलय, इस प्रकार एक उदाहरण था। तो हिम के म में जो अ है और आलय का जो आ है, दोनों जो स्वर हैं उन दोनों में संहिता का विषय था, इसलिए वहां पर संधि कार्य हुआ। तो यदि दो वर्णों के बीच में किसी भी प्रकार का व्यवधान उपस्थित होगा तो वहां पर संधि कार्य नहीं होगा। उसके पश्चात हमने देखा था संधि के भेद। तो संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि की बात आए कि स्वर संधि किसे कहते हैं, तो जब दो वर्ण हमें संधि के लिए 2 वर्णों की आवश्यकता होती है, किंतु वो दोनों वर्ण जब स्वर होंगे, दोनों ही वर्ण जब स्वर होंगे और उनको मिलाने से जब कोई विकार या परिवर्तन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि। अब फिर उसके पश्चात हमने देखे थे स्वर संधि के भेद, जिसमें हमने दीर्घ संधि को देखा था, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि और वृद्धि संधि। ये सारे भेद हमने वहां पर विस्तार से पढ़े थे कि कौन सी संधि है, उसको आप कैसे वहां पहचान सकते हैं। अब आज के वीडियो में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि करने वाले हैं। तो पहले पिछले लेक्चर को हम प्रश्नों के साथ देख लेते हैं कि आपको कितना कुछ रिकॉल है। तो पहला प्रश्न है, अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि संधि का निम्न में से जो उदाहरण दे रखे हैं उनमें से आपको अयादि संधि का उदाहरण देखना है। तो अयादि संधि का उदाहरण है नयनम, ने प्लस अयनम। ने में जो ए है उसको अय आदेश हो जाएगा और नयनम रूप बनेगा। अगला प्रश्न है, गंगा प्लस उदकम की संधि होगी। तो यहाँ पर गंगा प्लस उदकम की संधि होगी, अर्थात इसको आपको मिलान करना है। तो इसका रूप बनेगा गंगोदकम। गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम। अगला प्रश्न है, देवैश्वर्यम तस्योदार्यम में संधि है। इनमें कौन सी संधि है ये आपको देखना है। तो यहाँ पर है वृद्धि संधि। आई और औ दोनों वृद्धि संधि में हैं। तो देखिए दे वई औ, इस प्रकार से आप इनको पहचान सकते हैं। अब देखते हैं जो हम आज लेक्चर कवर करने जा रहे हैं उसमें से आपके पिछले प्रश्न पत्रों में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो जैसा हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि संधि प्रकरण से 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला हो गया कि आपको शब्द दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है। दूसरा हो गया आपको शब्द का संधि विच्छेद दे दिया जाएगा कि
ये संधि विच्छेद है, इसका मिलान कीजिए या इसकी संधि होगी, अर्थात उस संधि विग्रह को आपको मेल करना होगा। एक दे दिया जाएगा, शब्द दे दिया और आपसे संधि विच्छेद पूछ लिया जाएगा, जैसा कि ये प्रश्न है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के प्रश्न संधि प्रकरण से आपको पूछे जाएंगे। तो प्रश्न देखिए, सच्चरित्रम का संधि विच्छेद होगा, तो सत प्लस चरित्रम, ये इसका संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण है। नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं, उनमें से व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण है? तो वागीशः, वाक प्लस ईशः, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। हरिष्येते शब्द में कौन सी संधि है? हरिष्येते शब्द में संधि है विसर्ग संधि। अब ये है संधि के प्रकार, जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखे थे। वहां हम स्वर संधि पूरी कर चुके हैं। अब आज हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पढ़ने वाले हैं। तो व्यंजन संधि के ये सारे उपभेद हम देखने वाले हैं और विसर्ग संधि के ये सारे उपभेद देखने वाले हैं। यही कुछ महत्वपूर्ण भेद हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हालांकि भेद और भी हैं, किंतु यही हैं जो महत्वपूर्ण हैं और जिनसे प्रश्न पूछने की पूरी संभावना रहती है। और इन तीनों में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वर संधि। तो आज हम पहले शुरू करते हैं व्यंजन संधि से। तो पहले देखते हैं व्यंजन संधि कहते किसे हैं, कहाँ पर व्यंजन संधि होती है। तो जब किसी व्यंजन के बाद किसी व्यंजन या स्वर के आने से कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि में हमने देखा था कि हमारे पास 2 वर्ण थे संधि के लिए, दोनों ही वर्ण स्वर थे। जहां पर दोनों स्वरों में संधि होगी या दोनों स्वरों में मेल होगा, वहां पर स्वर संधि होगी। अब व्यंजन संधि में क्या ध्यान रखना है आपको कि 2 वर्ण है हमारे पास, उसमें से जो पहला वर्ण है वो व्यंजन होगा। जो पहला वर्ण है वो व्यंजन होगा और जो दूसरा वर्ण है वो व्यंजन भी हो सकता है, वो स्वर भी हो सकता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप व्यंजन संधि को कैसे पहचानेंगे। जिन भी 2 वर्णों में हमको संधि करनी है उनमें से जो पहला वर्ण है वो व्यंजन होगा और जो दूसरा वर्ण है उनमें से वो व्यंजन भी हो सकता है, वो स्वर भी हो सकता है। तो वहां पर जब उन 2 वर्णों को हम मिलाएंगे और उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। उदाहरण से देखिए, वाक प्लस ईशः, हमने पढ़ा कि कहाँ पर व्यंजन संधि होगी, जो पहला वर्ण है वो व्यंजन होना चाहिए। क व्यंजन में है, व्यंजन है क, व्यंजन में आता है तो क व्यंजन हो गया। उसके पश्चात था दूसरा वर्ण, व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है। यहाँ पर ईशः में ई है, दीर्घ ई है, वो स्वर है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि हो गई। और जब हमने वाक प्लस ईशः को मिलाया तो बना वागीशः। इसी प्रकार रामः प्लस चिनोति। अब यहाँ देखिए, जो म है वो क्या है, व्यंजन। इसी प्रकार चिनौती में च ई इस प्रकार से मिला हुआ है, तो च क्या है, व्यंजन। दोनों व्यंजनों में संधि हो गई तो रूप बना रामश चिनोति। इसी प्रकार हरि ही प्लस शेते, र और बाद में क्या है, श, तो यहां पर क्या बना, हरिष्येते। अब देखते हैं व्यंजन संधि के प्रकार। पहला है श्चुत्व संधि। श्चुत्व संधि, अगर आप इनको नाम से भी याद रखेंगे तो आपको काफी कुछ पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी संधि है और इनको क्या आदेश होने वाला है। तो पहले देखिए कि श्चुत्व संधि को हम कैसे पहचानेंगे और कहाँ पर ये होती है। तो यदि सकार, जहां पर संस्कृत में ये कार अगर किसी वर्ण के पश्चात लग जाता है तो वो उस अकेले वर्ण का बोध कराता है। जैसे सकार मतलब दंतीय स, सर्प वाला जो स है उससे तात्पर्य है यहाँ पर सकार। इसी प्रकार हम बोलते हैं अकार, इकार, उकार, ऋकार, तकार, पकार। इस प्रकार से अक्षर के आगे कार लगा देते हैं, उससे ज्ञात होता है कि ये एक निश्चित
वर्ण का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर जो सकार है वो दंतीय स का बोध करा रहा है। तो यदि सकार या त वर्ग, त वर्ग त, थ, द, ध, न, ये पांचों वर्ण आ जाएंगे त वर्ग के कथन से। तो यदि सकार या त वर्ग से पहले या बाद में, सकार या त वर्ग से पहले या फिर बाद में श या च वर्ग आए तो निम्न प्रकार से आदेश होगा। देखिए, सकार मतलब जो दंतीय स या त वर्ग के पहले या बाद में श अर्थात तालव्य श, तालव्य श या च वर्ग के पांचों व्यंजन उसमें आ जाएंगे। तो च वर्ग आए तो निम्न प्रकार से आदेश होगा। ये तो स्थिति है दो वर्णों की, कि या तो आपके पास सकार होगा और त वर्ग होगा और उनके आगे या पीछे श होगा या च वर्ग होगा। ये दो व्यंजनों की स्थिति है और उनको फिर क्या आदेश क्या होगा? तो जो स है, दंतीय स है, उसको तालव्य श आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार जो त है उसको च आदेश हो जाएगा। थ छ, द ज, ध झ, न ञ। ठीक है, स को श आदेश हो जाएगा और जो वर्गों के जो वर्ण हैं उनमें यदि प्रथम वर्ण है तो प्रथम दूसरे वर्ग का भी प्रथम वर्ण ही आदेश होगा। जैसे त वर्ग में अगर हम बात करें तो त वर्ग प्रथम वर्ण है, त सबसे पहले आता है तो त को च आदेश होगा, च वर्ग का प्रथम वर्ण च आदेश होगा। इसी प्रकार बात करें त वर्ग का तृतीय वर्ण द है, तो यदि आपको द दिखता है तो आपको च वर्ग का ही तृतीय वर्ण ज आदेश होगा वहां पर। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सकार या त वर्ग के पहले या बाद में श या च वर्ग में से कुछ आए तो उनको आपको निम्न प्रकार से आदेश करने होंगे। स को श, त को च, थ को छ, द को ज और ध को झ, न को ञ। इस प्रकार से उदाहरण से और समझिए इसको। पहला है सत प्लस चरित्रम। तो ऊपर हमने पढ़ा कि क्या स्थिति होनी चाहिए कि शकार या तकार, शकार या तकार के पहले या बाद में, ये त वर्ग का त है, यहाँ पर सत में व्यंजन है। सबसे पहली बात हमें देखना है कि व्यंजन संधि है या नहीं है। व्यंजन है त, तो व्यंजन हो गया। अगला जो च है वो भी व्यंजन है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, तो संहिता का विषय भी है, तो संधि होगी। अब संधि होगी किंतु किसको क्या आदेश होगा? तो हमारा जो पहला नियम है कि त वर्ग या सकार के बाद में या पहले यदि श, तालव्य श या फिर च वर्ग आए, तो यहाँ पर देखिए त वर्ग है, इसके बाद में च वर्ग है आ रहा है, तो यहाँ पर शुत्व संधि का पहला नियम पूर्ण हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या आदेश होगा? हमने देखा कि यदि स है, सर्प वाला स है, तो उसको क्या हो जाएगा? श आदेश हो जाएगा, तालव्य श आदेश हो जाएगा। किंतु यदि त वर्ग है तो त वर्ग को क्या आदेश होगा? क्रमशः आदेश होगा। त वर्ग का क्रमशः च वर्ग आदेश हो जाएगा। यदि प्रथम वर्ण त वर्ग का है तो प्रथम वर्ण ही च वर्ग का आएगा, द्वितीय है तो द्वितीय ही च का आएगा, तृतीय जो वर्ण है वो त वर्ग का है तो तृतीय वर्ण ही च वर्ग का आएगा। तो यहाँ पर देखिए त से परे च जो है वो त यहाँ पर अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है, इससे परे क्या है? च, तो इसके परे च है वो हमारा च वर्ग हो गया। तो हम इस त को क्या आदेश कर देंगे? च। क्यों? क्योंकि जो त वर्ग है वो अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो उसके स्थान पर च वर्ग का भी प्रथम वर्ण ही आदेश होगा। तो क्या आदेश हुआ? यहाँ पर च आदेश हो गया और त यहाँ पर पहले से ही हलंत है, किसी प्रकार का स्वर इसमें नहीं है, तो ये च भी आधा ही रहेगा, हलंत ही रहेगा। और क्या रूप बन जाएगा? सच्चरित्रम। इस प्रकार से रूप बन जाएगा। एक और उदाहरण देखिए, सद प्लस जनः। पहला हमारा नियम है कि स या त वर्ग के बाद यदि
श या च वर्ग आए। तो यहाँ पर देखिए त वर्ग है द, तो स या त वर्ग में से, तो द है यहाँ पे, उसके पहले या बाद में, पहले तो स है किंतु बाद में ज है जो कहाँ पर आता है, च वर्ग में आता है, और जो नियम है वो भी कह रहा है स या च वर्ग में से। तो च वर्ग का तृतीय अक्षर है ज, तो ज है, तो जो द है उसको क्या आदेश हो जाएगा, द त वर्ग का तृतीय वर्ण है तो उसको क्या आदेश हो जाएगा, च वर्ग का तृतीय वर्ण ज। द यहाँ पर हलंत है अर्थात उसमें कोई स्वर नहीं है, इसलिए जो ज है वो भी हलंत रहेगा और सज्जनः यह रूप बनेगा। सद प्लस जनः सज्जनः, द को ज आदेश हो गया है। तो यहाँ पर देखिए सकार को शकार आदेश होता है, तो शुत्व संधि हमने इसको क्यों कहा, जो स है, जो सर्प वाला स है उसको श आदेश होता है, तालव्य श, और जो त वर्ग है उसको च आदेश होता है। जब हमने संज्ञा प्रकरण पढ़ा था तो वहां हमने कहा था कि संस्कृत में वर्गों को बताने के लिए कु चु टू तु पु इस प्रकार का कह दिया जाता है। कु अर्थात क वर्ग, चु अर्थात च वर्ग, टू अर्थात ट वर्ग, पु अर्थात प वर्ग, तु अर्थात त वर्ग, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए चू आया है, तो चू से तात्पर्य है च वर्ग। तो यहाँ पर अगर आप इस प्रकार से याद रखेंगे कि श और चू जो आदेश होंगे, श और चू आदेश जहां पर होंगे वो संधि क्या कहलाएगी, शुत्व संधि। तो इसको यदि आप समझकर इसके नाम से भी याद रखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। एक और उदाहरण है उसे भी देख लीजिए। कस प्लस चित, कस प्लस चित, यहां पर कहा गया कि स या त वर्ग के बाद या पहले श या च वर्ग आए। तो यहाँ पर देखिए जो स है, ऊपर तो हमने देखा त वर्ग के अक्षर थे उनके बाद में च वर्ग था, यहाँ पर स के बाद च है, च ई त इस प्रकार से है। तो च में ई मिला है तो ई को हम बाद में लेंगे, पहला अक्षर क्या हो जाएगा, च, जो च वर्ग का भी है और व्यंजन भी है। तो स के परे है च, तो स को क्या आदेश हो जाएगा, तालव्य श, कश्चित, ऐसा। तो ये थी शुत्व संधि। अब देखिए ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व में श, मूर्धन्य जो श है वो है और टू है अर्थात ट वर्ग है। तो यहाँ पर आप इसको देख के पहचान सकते हैं कि शकार अर्थात जो मूर्धन्य शकार है वो, और टू से क्या अर्थ है, ट वर्ग, ये आदेश होने वाला है। ष्टुत्व संधि में ष्टुत्व में श और चू अर्थात च वर्ग आदेश हुआ था, और ष्टुत्व संधि में क्या होगा, श और टू अर्थात ष्टुत्व संधि। तो यहाँ पर भी देखिए वही नियम रहेगा, बस जो आदेश हैं वो बदल जाएंगे। तो सकार और त वर्ग के बाद या पहले, शकार और त वर्ग के बाद में भी हो सकता है और पहले भी हो सकता है। पहले यदि शकार या ट वर्ग हो तो क्रमशः आदेश होंगे। सकार और त वर्ग के पहले या बाद में यदि मूर्धन्य शकार हो या ट वर्ग का कोई भी अक्षर हो तो उनको क्रमशः आदेश होंगे। क्या आदेश होंगे, स को आदेश हो जाएगा मूर्धन्य श, त को ट, थ को ठ, द को ड, ध को ढ और न को ण। मतलब स को तो श आदेश हो जाएगा और जो वर्गों के अक्षर है, वर्ग का जो भी अक्षर होगा दूसरे वर्ग का वही अक्षर आदेश हो जाएगा। यदि त वर्ग का तृतीय वर्ण है तो ट वर्ग का भी तृतीय वर्ण आदेश होगा, क्रमशः आदेश होगा। तो ये याद रखना है, स को श आदेश हो जाएगा और त वर्ग को क्रमशः ट आदेश होगा। क्रमशः अर्थात क्रम से, यदि त है तो ट, थ है तो ट, इस प्रकार से जो क्रम का वर्ण होगा उसी क्रम का दूसरे वर्ग का वर्ण आदेश हो जाएगा। उदाहरण से समझिए। चेश प्लस ता, उसने कहा यदि सकार या त वर्ग के बाद या पहले शकार या ट वर्ग हो
तो यहाँ पर शकार है, उसको त वर्ग बाद में या पहले, बाद में, यहाँ पे बाद में है, त वर्ग कहाँ है, बाद में है, तो जो श है उसको श आदेश ही रह गया, श से परे इस त को क्या आदेश हो गया है, त को क्या आदेश हुआ, ट। यहाँ पर त बाद में है तो इस त को आदेश हो गया ट, क्योंकि जो त है वो अपने वर्ग का प्रथम अक्षर है, तो ट वर्ग का प्रथम अक्षर क्या है, ट, तो चेष्टा, इस प्रकार से रूप बन गया। इसी प्रकार आगे उद प्लस डीनः, यहां पर देखिए त वर्ग का द है और उसके बाद में, द के बाद में क्या है, ड, ड किसका है, ट वर्ग का, ट वर्ग का है, तो ये दोनों व्यंजन हो गए। अब द के बाद में ड है अर्थात ट वर्ग है, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो द है उसको क्या आदेश हो जाएगा, द त वर्ग का तृतीय वर्ण है, तीसरा अक्षर है, तो उसके स्थान पर ट वर्ग का तीसरा अक्षर देखिए ट ठ ड, तो यहाँ पर द को ड आदेश हो जाएगा और रूप बन जाएगा उड्डीनः, इस तरह से। इसी प्रकार कृष प्लस नः, कृष प्लस नः, यहां पर भी देखिए जो शकार है उसके बाद में न किसका है, त वर्ग का, न कौन से वर्ग का है, त वर्ग का, तो उस न को न जो त वर्ग है उसका अंतिम अक्षर है, पंचम अक्षर है, तो उस न के स्थान पर जो ट वर्ग है उसका अंतिम और पंचम अक्षर कौन सा है, ण, तो ण आदेश हो गया है और रूप बन गया है कृष्णः, कृष्णः, न को ण हो गया है तो कृष्णः रूप बन गया है। और ष्टुत्व संधि से आप इसको पहचानिए कि श और टू अर्थात ट वर्ग यहाँ पर आदेश होंगे। अब देखिए आगे है जशत्व संधि। अब जशत्व संधि क्या होती है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जहां जिस संधि में जश आदेश हो जाएगा, जश यदि प्रत्याहार आपने जो संज्ञा प्रकरण का जो लेक्चर है वो आपने देख लिया हो, तो वहां पर हमने प्रत्याहार बनाने सीखे थे, तो वहां पर एक प्रत्याहार आता है जश, जिसके अंतर्गत जो हमारे वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त और प, ये जो 5 वर्ग हैं उनका जो प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा वर्ण है वो जश प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो जहां पर जश आदेश होगा वो जशत्व संधि होगी, इतना आप ध्यान रखिए। अब वो आदेश किस स्थिति में होगा, पहले देखिए झल, ये प्रत्याहार है। अब इस संधि में 3 प्रत्याहारों का आपको ध्यान रखना है, झल, जश और झश। तो झल प्रत्याहार के स्थान पर, झल प्रत्याहार के स्थान पर जश आदेश होगा यदि झश परे हो। तो पहले तो देखिए झल प्रत्याहार क्या है, तो झल प्रत्याहार में जो वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त और प, तो पांचों वर्णों के पंचम जो वर्ण हैं, पांचों वर्गों के जो पंचम वर्ण हैं उसको आप छोड़ दीजिए, अर्थात वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर और चौथा अक्षर, उसके अतिरिक्त ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, श, श, स, ह, ये चारों व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो झल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे, वर्गों का पहला अक्षर, वर्ग का दूसरा अक्षर, वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और ऊष्म व्यंजन, इतना आपको याद रखना है, ये आएगा झल प्रत्याहार में। तो इस झल प्रत्याहार के स्थान पर जश आदेश होगा। अब जश क्या है, जश है वर्गों के तीसरे वर्ण, वर्गों के जो तीसरे वर्ण है वो उसको हम क्या कहेंगे, जश प्रत्याहार। ये देखिए इसको संक्षिप्तीकरण कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम लिखते पूरे क, ख, ग, घ, फिर उसके बाद च, छ, ज, झ, तो बहुत लंबा प्रोसेस होता, किंतु प्रत्याहारों को कथन क्यों किया है पाणिनि ने व्याकरण के लिए, संस्कृत व्याकरण के लिए प्रत्याहारों का कथन क्यों किया है, उसमें से एक जो कारण है वो ये है संक्षिप्तीकरण। अब यहाँ पर झल प्रत्याहार कह देने से हमें ज्ञात हो गया कि झल प्रत्याहार में जो जो वर्ण आएंगे वो सब यहाँ पर कह दिए गए हैं।
तो वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन ये झल प्रत्याहार हैं। तो झल के स्थान पर जश अर्थात वर्ग का तीसरा अक्षर आदेश होगा यदि झश परे हो, अर्थात झल के बाद यदि झश होगा तो उसको जश आदेश होगा। तो दो जो व्यंजन होने हमारे जरूरी हैं उसमें क्या क्या होंगे? जो पहला व्यंजन है वो झल होना चाहिए, जो दूसरा व्यंजन है वो झश होना चाहिए। देखिए जश और झश में अंतर है। जश ज, झश झ। तो जश तो आदेश है, जश तो क्या है? आदेश होगा। और परे क्या होना चाहिए? एक वर्ण हो गया हमारा झल, दूसरा वर्ण हो गया हमारा झश। झश का अर्थ है वर्ग का तीसरा और चौथा व्यंजन। झश में क्या आएगा? वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण। और आदेश जो हुआ वो हुआ जश। जश का अर्थ हो गया वर्ग का तीसरा व्यंजन। अब इसको उदाहरण से देखिए। दुग प्लस धम। हमने ऊपर देखा कि झल के स्थान पर, तो स्थान घ है, झल घ। घ में कौन से वर्ण आ रहे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, अर्थात पांचवा नहीं आ रहा है। आप ये याद कर लीजिए कि जो पांच वर्ग हैं उसका पांचवा जो वर्ण है वो झल में नहीं आता है, उसके अतिरिक्त ऊष्म व्यंजन आते हैं। तो जो घ है वो क वर्ग का चौथा व्यंजन है, तो झल हो गया। उसके बाद झश परे होने पर वर्ग का तीसरा और चौथा। झश में क्या आ रहा है? वर्ग का तीसरा और चौथा। तो जो ध वर्ण है वो त वर्ग का चौथा व्यंजन है, चौथा वर्ण है। त, थ, द, ध। ध क्या हो गया? चौथा वर्ण है। तो घ हो गया झल, ध हो गया झश। अब इन दोनों के स्थान पर, अर्थात झल के स्थान पर जश आदेश होगा ये परे होने पर। तो घ झल हो गया, ध झश है, परे है अर्थात उसके बाद में है। तो जो घ है, जो झल है, उसको आदेश होगा जश, अर्थात वर्ग का तीसरा वर्ण। यहाँ पर जिस भी वर्ण का अक्षर होगा उसी वर्ण का तीसरा अक्षर आदेश हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो घ है वो किस वर्ण का है? वो क वर्ग का है। तो क वर्ग का चौथा अक्षर है अर्थात झल है, तो उसके स्थान पर तीसरा वर्ण अर्थात ग आदेश हो जाएगा, क्योंकि परे क्या है? झश। समझ आया? आगे और उदाहरण से देखिए। बुध प्लस धी। यहाँ पर देखिए जो ध है वो झल है अर्थात जो त वर्ग है उसका चौथा वर्ण है ध। उससे परे धी। यहाँ पर भी जो ध है वो चतुर्थ वर्ण है, किंतु वो किस में आया है? झश में आया है। यहाँ का जो, क्योंकि हमारा जो संधि है वो कह रही है कि झल के बाद झश परे हो, तो जो ध है, जो यहाँ का जो ध है वो झल में भी आता है और ध यहाँ पर झश में भी आएगा। तो ध झल हो गया, उससे परे ध जो है वो झश परे है, इसलिए जो ध है उसको जश आदेश हो जाएगा, अर्थात ध कौन से वर्ग का है? ध त वर्ग का है, तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। उसी वर्ग का तीसरा अर्थात ध त वर्ग का है, तो उसके स्थान पर तीसरा आदेश, तीसरा जो वर्ण है वो हो जाएगा द, त थ द, तो बुद्धि रूप बन जाएगा। ध को तीसरा वर्ण द आदेश हुआ, रूप बन गया बुद्धि। इसी प्रकार अगला उदाहरण है लब प्लस ध। यहाँ पर देखिए जो भ है वो प वर्ण का है, प वर्ण का है और झल में आ रहा है क्योंकि प वर्ण का चौथा अक्षर है भ। उससे परे जो ध है वो झश है, अर्थात अपने वर्ग का वो चौथा अक्षर है और वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर झश में आएगा। तो जो भ है वो प वर्ग का है, तो वो अपने ही वर्ग के भ के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर अर्थात ब आदेश हो जाएगा, जो जश के अंदर आएगा। तो लब्धः,
इस तरह से रूप बनेगा। अगला उदाहरण देखिए, वाक प्लस ईशः। वाक प्लस ईशः, यहाँ पर जो वाक है उसको अपने अक्षर का, अपने वर्ग का तीसरा आदेश हो जाएगा ग, तो वागीशः, ऐसा रूप बनेगा। इसी तरह चित प्लस आनंदः, त को अपने अक्षर का, अपने वर्ग का तीसरा आदेश हो जाएगा द, तो चिदानंदः, इस प्रकार से रूप बनेगा। तो ये थी जशत्व संधि जिसमें जश आदेश होगा। अब जश आदेश कब होगा इसको याद रखना है कि झल से परे यदि झश होगा तो वहां पर जश आदेश होगा और वो संधि होगी जशत्व संधि। आगे देखिए चरत्व संधि। अब चरत्व संधि में क्या आदेश हो जाएगा? चर। देखिए जो आदेश है उसी के अनुसार संधि का नामकरण हुआ है। तो चर आदेश अर्थात जो चर प्रत्याहार है वो जहां पर आदेश हो जाएगा वो हो जाएगी चरत्व संधि। अब चरत्व संधि होगी किस स्थिति में? तो झल के स्थान पर चर आदेश होगा खर परे होने की स्थिति में। परे का अर्थ होता है बाद में, पश्चात। तो झल के स्थान पर, जो झल है हमने पिछले जशत्व में भी देखा, तो जो झल प्रत्याहार है उसके स्थान पर चर आदेश हो जाएगा खर परे होने पर। खर, तो झल हमने देख लिया कि वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और ऊष्म व्यंजन ये झल प्रत्याहार में आते हैं। और चर अर्थात वर्गों के प्रथम अक्षर, जो भी 5 हमारे वर्ग हैं उनके जो प्रथम अक्षर हैं, प्रथम वर्ण हैं, वो इसमें आएंगे चर प्रत्याहार में। और खर क्या है? वर्णों के पहले और दूसरे वर्ण, जो वर्ग हैं उनके पहले और दूसरे वर्ण खर प्रत्याहार में आएंगे। तो झल के स्थान पर चर होगा, अर्थात चर का अर्थ है पहला वर्ण आदेश होगा। कब आदेश होगा? उसके परे, यदि झल के बाद में खर हो अर्थात वर्गों के पहले या दूसरे वर्ण हो, ऐसी स्थिति में चर आदेश होगा। उदाहरण से समझिए इसको। उद प्लस थानम, उस ऊपर हमने पढ़ा झल को, झल क्या है? द, वर्ग का तीसरा अक्षर है, अपने वर्ग का तीसरा अक्षर है द। उसके परे यदि खर हो, खर का मतलब उस वर्ग का, उस वर्ग से, ऐसा नहीं है केवल उसी वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का हो सकता है। तो वर्ग का पहला और दूसरा, तो त थ कौन सा है? अपने वर्ग का दूसरा अक्षर है। तो झल से परे खर है, झल यहाँ पर द है और खर यहाँ पर थ है, तो चर आदेश हो जाएगा। झल को चर आदेश होगा। झल क्या है यहाँ पर? द, तो द को क्या आदेश होगा? चर। चर का अर्थ क्या है? वर्ग का पहला वर्ण। तो द कौन से वर्ग का है? त वर्ग का। त वर्ग का प्रथम अक्षर क्या है? त, तो द को क्या आदेश हो गया? थ। उत्थानम, समझ आया होगा आपको। फिर से समझिए कि जो झल है, तो झल यहाँ पर है द, उसके परे, उसके परे अर्थात झल के परे यदि खर है, खर का अर्थ है वर्गों का पहला और दूसरा अक्षर, तो वर्ग का दूसरा अक्षर है थ, तो झल के परे खर होने पर चर आदेश हो जाएगा। चर आदेश किसको होगा? झल को। झल है यहाँ पर द कौन से वर्ग का है? त वर्ग का। त वर्ग का ही प्रथम अक्षर क्या है? त, तो उसको द को आदेश हो गया त, क्योंकि त क्या है? चर। तो रूप बन गया उत्थानम। और उदाहरण देखिए, दिग प्लस पालम। यहां पर देखिए दिग प्लस पालम, झल, यहां पर झल क्या है? ग। ग वर्ग का तृतीय अक्षर है और वो किस में आता है? झल में आता है। तो ग हो गया झल, उसके परे खर हो, खर अर्थात पहला या दूसरा अक्षर। तो प क्या है? अपने वर्ग का प्रथम अक्षर है। तो जो झल है, जिस वर्ग का है झल, उसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो झल है ग, वो क वर्ग का है,
तो क वर्ग का ही प्रथम अक्षर क्या है? क। तो यहाँ पर ग के स्थान पर क आदेश हो जाएगा। जो चर है, चर में हमारे वर्गों के प्रथम अक्षर ही आते हैं। तो ग यहाँ पर क वर्ग का था, इसलिए चर जो क है वो आदेश हो गया। रूप बना दिक्पालम। इसी प्रकार से सद प्लस कारह, द है वो झल है क्योंकि अपने वर्ग का तीसरा अक्षर है, और जो कारह का जो क है वो वर्ण का पहला अक्षर है, इसलिए खर में आएगा। तो झल से परे खर होने पर झल को चर आदेश होगा। त वर्ग का है तो उसी वर्ग का प्रथम अक्षर त होगा, तो सत्कारः ऐसा रूप बन जाएगा। ये थी चरत्व संधि। किंतु इन संधियों के लिए आपको प्रत्याहार का निर्माण और प्रत्याहार याद होने आवश्यक हैं, क्योंकि जब तक आपको ये याद नहीं होगा या ये ध्यान नहीं होगा कि झल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, जश में कौन से वर्ण आते हैं, तब तक आप इनको नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप प्रत्याहारों को अच्छे से समझिए। अब है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि, संस्कृत में आपने शब्दों के ऊपर एक बिंदु देखा होगा, उस बिंदु को संस्कृत में अनुस्वार कहते हैं। जैसे म का जो उच्चारण होता है वो हम नासिका से करते हैं, तो जो अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान भी क्या होता है? नासिका। जैसे हम कहते हैं रामम, रामम, तो म के पश्चात जो म हलंत लगा के हम लिखते हैं उस तरह से भी हम लिख सकते हैं, और उस म के स्थान पर हम ऊपर जो रा म जो है उसके ऊपर एक बिंदु लगा देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। तो देखिए अनुस्वार संधि किस स्थिति में होती है? हल व्यंजन परे होने पर। हल व्यंजन ही है, तो हल क्या हो गया? हल व्यंजन। हल परे होने पर पदांत म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। यदि कहीं पर पदांत म है, पदांत से तात्पर्य है पद के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में, ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं पर म आ रहा है और उसे हम अनुस्वार कर देंगे, ऐसा नहीं होता। जहां पर म लिखना होता है संस्कृत में वहां म ही लिखा जाता है, उसको अनुस्वार नहीं किया जाता। जिस प्रकार से हम लिखते हैं संबल, संबल, संबल में म आधा है, किंतु कुछ लोग उसको ऊपर अनुस्वार लगाकर लिख देते हैं, जो सही नहीं होता संस्कृत की दृष्टि से। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से वो सही नहीं माना जाता। जो म है वो यदि पद के अंत में है और उसके पश्चात यदि कोई व्यंजन है, यदि कोई व्यंजन है, हल, हल जब हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे तो अच को वहां स्वर कहा था और हल को व्यंजन कहा था, तो हल का अर्थ है व्यंजन। तो व्यंजन परे होने पर म को हम अनुस्वार आदेश कर देते हैं, और यदि वहां पर पद के अंत में अच है अर्थात स्वर है, तो ये एक नियम है कि आपको म ही लिखना होता है। इस प्रकार से म ही लिखना होता है, अनुस्वार नहीं कर सकते, वो गलत माना जाता है व्याकरण की दृष्टि से। अब उदाहरण से समझिए आप इसको। हरिम प्लस वंदे, तो देखिए ऊपर था कि पदांत म होने पर, यहाँ पर पद क्या है? हरिम। इसमें पदांत म है अर्थात म पद के अंत में है, म के पश्चात और कोई वर्ण है नहीं, इसलिए म को हम क्या मानेंगे? पदांत। तो पदांत एक स्थिति हमारी क्लियर है, हरिम पद है और पद के अंत में म है। अब यदि इस म के बाद में, इस म के बाद में वंदे है, उसमें जो व है वो क्या है? हल है, अच नहीं है। व क्या है? हल है अर्थात व्यंजन है। तो हम क्या करेंगे? जो म है, जो पदांत म है, उसको अनुस्वार कर देंगे। अनुस्वार अर्थात हरिम, इस प्रकार से लिखेंगे। री के ऊपर वो बिंदु जो है जिसे हम संस्कृत में अनुस्वार कहते हैं वो आ जाएगा हरिम वंदे। इस प्रकार से ये संधि है, बहुत ही आसान है। बस आपको स्थितियां ध्यान रखनी है। जो म है वो पदांत में होना चाहिए और उसके बाद में, उसके परे, परे का अर्थ होता है बाद में, उसके बाद में व्यंजन होना आवश्यक है। उस स्थिति में जो पदांत म है उसको अनुस्वार आदेश कर देंगे। और उदाहरण देखिए।
सत्यम प्लस वद, सत्यम प्लस वद, यहाँ पर म पद के अंत में है और जो व है वो व्यंजन है, तो जो म है उसको अनुस्वार आदेश हो जाएगा, सत्यम वद, इस प्रकार से हम उसे लिखेंगे। इसी प्रकार कार्यम प्लस कुरु, म पद के अंत में है और कुरु में जो क है वो व्यंजन है, तो कार्यम कुरु, पदांत म को अनुस्वार कर देंगे और कार्यम कुरु, इस प्रकार से रूप बनेगा। इसी प्रकार धर्मम प्लस चर, धर्मम प्लस चर, यहाँ पर जो म है वो पदांत है, तो उससे परे हल होने पर अर्थात व्यंजन च होने के कारण म को हम अनुस्वार कर देंगे, तो रूप बन जाएगा धर्मम चर। तो ये थी अनुस्वार संधि। तो ये सारा था व्यंजन संधि। अब हम देखते हैं विसर्ग संधि। तो पहले देखेंगे कि विसर्ग संधि होती कहाँ पर है, किस स्थान पर, हम कैसे समझेंगे कि ये विसर्ग संधि है। तो विसर्ग, विसर्ग कैसे लिखा जाता है संस्कृत में? जब भी किसी शब्द के बाद में आप दो इस प्रकार से बिंदु देखेंगे शब्द के वर्ण के आगे, आगे की तरह, जब हम लिखते हैं रामः, ह जो उच्चारण निकलता है वो होता है विसर्ग का उच्चारण। तो विसर्ग अर्थात दो इस प्रकार से जो अह का जो जब हम स्वर पढ़ते हैं तो उसमें अंग अह, तो जो अंग होता है उसको संस्कृत में कहते हैं अनुस्वार और जो अह होता है उसको कहते हैं विसर्ग। तो ये जो दो बिंदु ये विसर्ग कहलाते हैं, ये दो बिंदु विसर्ग कहे जाते हैं। इसके बाद ये विसर्ग है, इसके बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर, इस विसर्ग के पश्चात यदि कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण आता है तो उस विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए स्वर संधि में हमने देखा था कि जो भी दो वर्ण हैं वो दोनों स्वर होते हैं। व्यंजन संधि में देखा पहला वर्ण व्यंजन होना आवश्यक है, जो पहला वर्ण होगा वो व्यंजन ही होगा और दूसरे वर्ण पर व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है, तो वो व्यंजन संधि कहलाएगी। अब विसर्ग संधि में क्या होगा, जो पहला वर्ण है वो विसर्ग होगा और जो दूसरा वर्ण है वहां पर स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर पहला वर्ण विसर्ग है और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन है, तो ऐसी स्थिति में जो विसर्ग है उसके स्थान पर जो भी परिवर्तन होगा और उस कारण से जो परिवर्तन आएगा उसको हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। संधि मतलब कोई ना कोई परिवर्तन आना, तो विसर्ग संधि में विसर्ग के कारण परिवर्तन आएगा, तो वहां पर पहला वर्ण जो होगा वो विसर्ग होगा, दूसरा जो वर्ण होगा वो स्वर भी हो सकता है, वो व्यंजन भी हो सकता है। उदाहरण देखिए, नमः प्लस कारः, यहाँ पर देखिए म के बाद में विसर्ग है, ये क्या है, विसर्ग। विसर्ग के बाद में यहाँ पर क जो है वो व्यंजन वर्ण है, तो विसर्ग के बाद नमः प्लस कारः, जब हम इसका संधि करते हैं, संधि मेल करते हैं, तो नमस्कारः, इस प्रकार से रूप बन गया। तो ये जो विसर्ग है इसकी जगह पर यहाँ पर स दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया, विसर्ग के स्थान पर आदेश हुआ है स। अब ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये अभी हम जब आगे विसर्ग संधि के भेद पढ़ेंगे वहां देखेंगे, किंतु यहाँ आपको ये समझना है कि यहाँ विसर्ग संधि हुई कैसे। तो इस विसर्ग के स्थान पर स हो गया है, इसलिए यहाँ पर क्या, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। इसी प्रकार शिरः प्लस छेदः, शिरः, र के पश्चात जो ह का जो उच्चारण हो रहा है वो इस विसर्ग का है और इस विसर्ग के स्थान पर श आदेश हो गया है, तो शिरश्छेदः, इस तरह से रूप बना है। इसी प्रकार हरिः प्लस शेते, तो हरिष्येते, इस तरह से। अब विसर्ग संधि को पहचानने का एक और आसान तरीका क्या है कि जो भी दो वर्ण होंगे, मतलब जो भी दो पद होंगे, यहाँ पर देखिए नमः कारः, शिरः छेदः, हरिः शेते, ये अपने आप में इनका अपना एक अर्थ है। हरि श्री विष्णु का नाम है, शेते अर्थात शींग धातु है, सोने अर्थ में आती है, तो हरिष्येते, इस तरह से। शिरः सिर को बोलते हैं, छेदः छेदने वाला। तो जो विसर्ग संधि होगी वो दो पदों में होगी, अर्थात उन दोनों पदों का अपना एक
अलग से अस्तित्व होगा, अलग से उनका एक अपना अर्थ होगा। तो उन दोनों अक्षरों को अलग करने में विसर्ग सहायता करता है। जिसे हम लिख देते हैं रामश्चिनोति, तो रामः चिनोति, इस तरह से। तो विसर्ग संधि दो पदों में होगी और विसर्ग को देखकर आप पहचान सकते हैं कि वहां पर विसर्ग संधि है। अब इसके भेद कौन से हैं ये देखते हैं। पहला है सत्व संधि। अब जो हम पीछे नमस्कार में भी पढ़ के आए हैं, विसर्ग को स आदेश जहां पर हो जाएगा वहां पर क्या होगा, सत्व संधि होगी। अब किस स्थिति में होगी ये देखिए, यदि विसर्ग के पश्चात खर प्रत्याहार आ गया है, जिसमें वर्गों का पहला अक्षर आएगा, दूसरा अक्षर आएगा, उसके अतिरिक्त ऊष्म व्यंजन में ह को छोड़ करके तीनों अक्षर आएंगे, श श स, तीनों स आएंगे किंतु ह नहीं आएगा। तो यदि विसर्ग के पश्चात खर प्रत्याहार हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। यहाँ पर दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति होगी कि यदि विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार है तो वहां पर स हो जाएगा, और दूसरी स्थिति क्या है, यदि विसर्ग के बाद में ट या ठ हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा। देखिए ट और ठ दोनों ही वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण हैं। ऐसा आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि दोनों ही तो प्रथम और द्वितीय वर्ण हैं, तो उनको भी अलग से इसको क्यों लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए यदि खर प्रत्याहार परे होगा तो उसको आदेश होगा स, अर्थात दंतीय स आदेश होगा। किंतु ट और ठ अगर होगा, विसर्ग के बाद ट या ठ में से कोई होगा तो उसको आदेश होगा मूर्धन्य श, मूर्धन्य श आदेश होगा। दोनों स में अंतर है, ये दंतीय स है, ये मूर्धन्य श है। तो खर प्रत्याहार परे होने पर ये सामान्य है कि खर प्रत्याहार परे होने पर स आदेश होगा, विसर्ग को स आदेश हो जाएगा। किंतु विशेष नियम है कि यदि विसर्ग के बाद ट या ठ होगा तो उसके स्थान पर श आदेश हो जाएगा। उदाहरण से और अच्छे से समझिए, नमः प्लस ते, नमः का जो म है उसके बाद क्या है, विसर्ग। तो विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, ते में जो त है वो खर प्रत्याहार में आएगा। विसर्ग के बाद सत्व संधि में क्या होगा, विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार होना चाहिए। खर प्रत्याहार अर्थात वर्ग का पहला, दूसरा और ऊष्म व्यंजन ह को छोड़ करके, ऊष्म व्यंजन में ह को छोड़ करके। खर प्रत्याहार में जो ऊष्म व्यंजन आते हैं उसमें ह नहीं आता है। तो विसर्ग के बाद जो त है वो खर प्रत्याहार में आता है, तो विसर्ग के स्थान पर स आदेश हो जाएगा। कौन सा स, दंतीय स। ये एक सामान्य नियम है। तो यहाँ पर नमस्ते इस प्रकार से रूप बना। इसी प्रकार इतः प्लस ततः, इतः प्लस ततः, यहाँ पर भी जो त है उसके बाद विसर्ग है और उसके बाद जो त है वो खर प्रत्याहार में आ रहा है, इसलिए विसर्ग को क्या आदेश हो जाएगा, सकार आदेश हो जाएगा। कौन सा सकार, दंतीय सकार। ये सामान्य नियम हमारा। अब ये जो उदाहरण है वो है विशेष नियम का, जो हमने पढ़ा कि विसर्ग के बाद यदि ट या ठ होगा तो उसको मूर्धन्य शकार आदेश हो जाएगा। कैसे, धनु प्लस टंकारः। तो यहाँ पर जो नु है उसके पश्चात विसर्ग है और उस विसर्ग के पश्चात ट है। विसर्ग के पश्चात क्या है, ट है, इसलिए विसर्ग को दंतीय स आदेश न होकर मूर्धन्य श, ये देखिए श षटकोण को जब हम आधा लिखते हैं तो इसी प्रकार से लिखते हैं, तो ये मूर्धन्य श आदेश हो जाएगा और रूप बनेगा धनुष्टंकारः। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग के बाद यदि खर है तो विसर्ग को सकार आदेश होगा, किंतु विशेष नियम को ध्यान रखना है, विसर्ग के बाद यदि ट या ठ है तो उस विसर्ग को आदेश होगा मूर्धन्य श। ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार पुरः प्लस कारः, पुरस्कारः। यहाँ पर विसर्ग के बाद क था जो खर में है, तो विसर्ग को स आदेश हो गया। आगे है रुत्व संधि। रुत्व अर्थात र। तो यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो,
तथा बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। देखिए, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, यहाँ पर दो स्थितियां हैं, विसर्ग के पहले भी और विसर्ग के बाद भी। पीछे वाले में तो हमने देखा कि विसर्ग के बाद यदि ये है तो विसर्ग को ये आदेश हो जाएगा। रुत्व संधि में क्या होगा, विसर्ग से पहले स्वर होना आवश्यक है। विसर्ग से पहले स्वर होना आवश्यक है और बाद में भी या तो स्वर हो या फिर कोई घोष व्यंजन हो। घोष व्यंजन जब हमने उच्चारण स्थान पढ़े थे तो वहां हमने देखा था कि वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे जो वर्ण हैं वो घोष व्यंजन कहलाते हैं। तो कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, र। यहाँ आपको दो स्थितियां याद रखनी है। विसर्ग होगा क्योंकि विसर्ग संधि है, तो विसर्ग से पहले स्वर होना चाहिए और विसर्ग के बाद में स्वर या फिर घोष व्यंजन होना चाहिए। तो उदाहरण से इसको समझिए। तो उस स्थिति में क्या होगा, जो विसर्ग है उसके स्थान पर र आदेश हो जाएगा। उदाहरण से समझिए, मुनि प्लस अयम। हमने देखा विसर्ग होना चाहिए, विसर्ग है। विसर्ग से पहले स्वर होना चाहिए, तो जो नी में जो ई है, न ई, कोई भी जो स्वर होता है वो व्यंजन के बाद में ही उसमें मिलता है, तो उसकी गणना हमेशा व्यंजन के बाद में ही होती है। हम नी को जब अलग करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, तो क्या बनेगा, न हलंत हो जाएगा प्लस ई। तो जो ई है वो अंत में है, सब विसर्ग के पहले, जस्ट पहले क्या है, ई जो है वो स्वर है, प्लस अयम बाद में, विसर्ग के बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन। स्वर है यहाँ पर अ, तो हमारी स्थिति क्लियर है, हमारे यहाँ पर रुत्व संधि हो जाएगी। तो जो विसर्ग है उसको क्या हो जाएगा, र आदेश हो जाएगा। तो मुनि रयम, इस प्रकार से रूप बन जाएगा। विसर्ग को र हो गया और र क्योंकि आधा आदेश होगा तो जो अ है वो र में मिल जाएगा, तो रूप बनेगा मुनि रयम, इस तरह से। और उदाहरण देखिए, हरि ही प्लस आगच्छति। यहाँ पर भी जो विसर्ग है उससे पहले री में जो ई है वो जस्ट उसके पहले है, विसर्ग के पहले है ई, तो वो स्वर है। और उस विसर्ग के बाद में भी जो आगच्छति है उसमें जो आ है वो भी स्वर है, तो जो विसर्ग है उसको र आदेश हो जाएगा और र में आ मिल जाएगा, तो वो बनेगा हरिरागच्छति, इस तरह से। ये तो था कि विसर्ग से पहले स्वर है और विसर्ग के बाद स्वर है, इस स्थिति में। अब है विसर्ग के पहले स्वर है और विसर्ग के बाद घोष व्यंजन होना चाहिए। ऐसा भी है स्थिति एक कि विसर्ग के पहले स्वर है और बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन। तो स्वर का हम देख चुके हैं, अब हम देखते हैं घोष व्यंजन होगा तो कैसे बनेगा। तो गुरुहु प्लस जयति, यहाँ पर जो विसर्ग है उससे पहले गुरु में ऊ मिला है, तो वो ऊ जो है वो स्वर हो गया, बाद में विसर्ग है, उसके बाद घोष व्यंजन, ज जो है वो घोष व्यंजन में आता है, तो जो विसर्ग है उसको र आदेश हो जाएगा और रूप बनेगा गुरुर जयति। जो र हो गया, र आधा है और ऊपर तो र के आगे स्वर थे तो वो उसमें मिल गए। यहाँ पर स्वर के पश्चात क्या है, व्यंजन है, तो जो र है वो रेफ होकर व्यंजन के ऊपर चला गया, तो गुरुर जयति ये रूप बना। आगे है उत्व संधि। उत्व संधि मतलब उ आदेश हो जाएगा। ह्रस्व अ के बाद, ह्रस्व अ, यहां पर केवल ह्रस्व अ ही होगा। ह्रस्व अ के बाद विसर्ग के स्थान पर उ आदेश हो जाता है ह्रस्व अकार परे होने पर। अब यहाँ पर स्थिति देखिए कि जो विसर्ग है उससे पहले भी ह्रस्व अ होना चाहिए और जो विसर्ग है उसके बाद में भी ह्रस्व अ होना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो उ है, जो अ है, विसर्ग है अर्थात, उसको उ आदेश हो जाएगा और फिर उस उ को क्या होगा, हमने स्वर संधि पढ़ी थी, उ को ओ आदेश हो जाता है, तो उ को तो ओ आदेश हो जाएगा
ऊ को क्या हो जाएगा, विसर्ग को क्या हो गया यहाँ पर, ऊ आदेश हो गया। तो जो शिव में जो व है और जो विसर्ग की जगह जो ऊ है उसको फिर ओ आदेश हो जाएगा। और जो बाद में जो अ है, फिर हमने पढ़ा था पूर्व रूप संधि स्वर संधि में, जो अ है उसको क्या हो गया, अवग्रह होकर पूर्व रूप संधि हो गई, तो अ के स्थान पर अवग्रह हो गया और फिर यहाँ पर रूप बन जाएगा शिवो अर्च। इस तरह से फिर से समझिए उदाहरण से। उदाहरण है शिवः प्लस अर्च, शिवोर्च। उत्व संधि का नियम कह रहा है कि जो विसर्ग है उससे पहले ह्रस्व अ होना चाहिए। तो शिव में जो व है उसमें अ मिला है, ह्रस्व अ है, उसके पश्चात क्या है, विसर्ग है। तो अ विसर्ग हो गया और उसके पश्चात भी, विसर्ग के पश्चात भी ह्रस्व अकार होना चाहिए। तो यहाँ पर अ है, ह्रस्व अकार हो गया। तो जो विसर्ग है उसको क्या हो जाएगा, ऊ आदेश हो जाएगा। तो विसर्ग को जब ऊ आदेश हुआ तो हमारे पास क्या स्थिति बनी, शिव विसर्ग के स्थान पर ऊ और अर्च्य। तो शिव में जो व है उसमें अ मिला हुआ है, तो अ और विसर्ग को आदेश हो गया ऊ। अ प्लस ऊ क्या, कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। यदि ह्रस्व अ या दीर्घ आ के पश्चात ऊ है तो उसको क्या आदेश हो जाएगा, ओ, गुण संधि। याद कीजिए स्वर संधि में हमने पढ़ा था, यहाँ पर गुण संधि हो गई। फिर गुण संधि तो यहाँ क्या बन गया, शिवो, यहाँ बन गया शिवो अर्च। अब ओ के बाद अ तो कैसे लिखेंगे, जब हम बनाएंगे रूप तो अ अर्च मिलाकर तो कैसे लिख देंगे। तो इसके लिए हमने एक संधि पढ़ी थी पूर्व रूप, उसमें क्या था, अब यहाँ पर हमारे पास शिवो प्लस अर्च इस प्रकार की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जो पूर्व और पर अर्थात जो पहले वाला और जो बाद वाला दोनों हैं उनके स्थान पर पूर्व रूप आदेश हो जाएगा और जो अ है उसको अवग्रह हो जाएगा। ऐसा हमने पूर्व रूप संधि में पढ़ा था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, ओ प्लस अ दोनों ही स्वर हैं और पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप आदेश ओ हो गया और जो अ है उसको अवग्रह हो जाएगा। अर्थात ये एस जैसा जो चिन्ह है वो कौन सी संधि में होता है, पूर्व रूप संधि में। तो यहाँ पर भी विसर्ग को पहले ऊ हुआ, फिर उस ऊ को गुण हुआ, गुण अर्थात ओ हो गया, फिर उस ओ होने के पश्चात पूर्व रूप संधि हुई जिससे यहाँ पर जो ये अ है इसको हमने अवग्रह बना दिया और हमारा रूप बन गया शिवोर्च। इस तरह से अगला उदाहरण देखिए, कह प्लस अयम। ह्रस्व अकार के बाद ह्रस्व विसर्ग है और बाद में भी अकार है, तो विसर्ग को पहले ऊ हो जाएगा, फिर गुण संधि से अ और ऊ के स्थान पर गुण संधि होगी तो ओ हो जाएगा, फिर पूर्व रूप संधि से पूर्व रूप ओ होकर अ को अवग्रह हो जाएगा, तो रूप बनेगा कोयम। इसी प्रकार बालह प्लस अस्ति, वही यहाँ पर होगा, पहले ऊ होगा फिर ओ होगा, फिर पूर्व रूप होकर अवग्रह का चिन्ह लगेगा तो रूप बन जाएगा बालोस्ति। इस तरह से आगे है शत्व संधि। पीछे हमने पढ़ा सत्व, यहाँ शत्व। वो उस पीछे वाला जो था वो स में ही विशेष नियम था कि यदि स्वर के बाद विसर्ग के बाद ट या ठ होगा तो उस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श आदेश। अब यहाँ किस स्थिति में होगा, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, विसर्ग के पहले क्या हो, ई या ऊ, ह्रस्व ई या ह्रस्व ऊ हो और बाद में क ख प फ में से कोई वर्ण आए, अर्थात यहाँ पर निश्चित वर्ण है कि विसर्ग के पहले तो ह्रस्व ई होना चाहिए या ह्रस्व ऊ होना चाहिए और विसर्ग के बाद में क ख प या फ, इन चार वर्णों में से कोई भी एक वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर श आदेश हो जाएगा, मूर्धन्य श आदेश हो जाएगा। उदाहरण देखिए, नीहि प्लस कपट। यहाँ पर पहला हमारी जो कंडीशन है वो क्या होगी कि विसर्ग से पहले ह्रस्व ई या ह्रस्व ऊ होना चाहिए, तो नी में ह्रस्व ई है विसर्ग से पहले और बाद में क्या होना चाहिए, क ख या प फ में से कोई भी एक वर्ण। तो क है कपट का,
तो यहाँ पर जो विसर्ग है उसको श आदेश हो जाएगा, रूप बन जाएगा निष्कपट। इसी प्रकार नीहि प्लस फल, विसर्ग से पहले ई है और बाद में फ है, तो विसर्ग को श आदेश हो जाएगा निष्फल। इसी प्रकार दुह प्लस कर्म, विसर्ग से पहले ई या उ, ऊपर के जो उदाहरण थे उनमें ई था, इसमें है ह्रस्व उ विसर्ग से पहले, और बाद में क ख प फ में से कोई एक वर्ण, तो यहाँ पर है क, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग को श हो जाएगा, तो ये बनेगा दुष्कर्म। ये क्या, विसर्ग को श आदेश हुआ तो क्या बना, दुष्कर्म। ये हो गई सत्व संधि। तो ये था व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इस लेक्चर से हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, इतस्ततः शब्द में संधि विच्छेद होगा। इतस्ततः शब्द में कौन सा संधि विच्छेद होगा, इतः प्लस ततः। जो स है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, जो स है उसको विसर्ग हो जाएगा, इतः प्लस ततः। दूसरा प्रश्न है, पदांत म के स्थान पर अनुस्वार आदेश किस संधि में होता है। पदांत म अगर होगा और उसके परे यदि व्यंजन है तो ऐसी स्थिति में पदांत म को हम क्या कर देंगे, अनुस्वार आदेश। ये हमने पढ़ा व्यंजन संधि में, तो इसका आंसर होगा व्यंजन संधि। अगला है मुनिरयम, शब्द का संधि विच्छेद होगा। मुनि प्लस अयम, क्या संधि विच्छेद होगा, मुनि ही प्लस अयम। यहाँ पर है विसर्ग संधि और इसका संधि विच्छेद मुनि ही प्लस अयम। अगला प्रश्न है, नमः प्लस कारः में विसर्ग के स्थान पर आदेश होगा। नमः प्लस कारः में विसर्ग के स्थान पर आदेश होगा दंत्य स। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कहाँ पर दंत्य स होगा, कहाँ पर मूर्धन्य श होगा। तो यहाँ पर होगा दंत्य स और बनेगा नमस्कारः। अगला प्रश्न है, चिदानंदः सही का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा चित प्लस आनंदः। चित प्लस आनंदः। यहाँ पर कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि का कौन सा भेद है, श्चुत्व संधि। श्चुत्व संधि। तो ये है चिदानंदः का संधि विच्छेद चित प्लस आनंदः। तो इस तरह से ये हमारा संधि प्रकरण का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। एक लेक्चर हमने पिछली बार देखा था और एक आज देखा, जिसमें हमने व्यंजन और विसर्ग संधि पढ़ी। तो इस प्रकार से हमारा संधि वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगले वीडियो में हम समास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।